हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 10th का ये चैप्टर है जो फुटप्रिंट विदाउट फिट का है, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। इस लेसन में जिसके राइटर हैं अगर आप देखें तो लिखा है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। पहले आपको बता दूं मैं इस स्टोरी में हम क्या क्या पाने वाले हैं, ताकि आपको ये कंफर्मेशन हो कि आप इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम आप बात करेंगे राइटर के बारे में जो पीटरसन महोदय हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इनके बारे में जिनके बारे में ये लेसन लिखा हुआ है। देन आफ्टर हम कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे, और फिर हम चलेंगे इमेज के माध्यम से पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करने। यानी आपको लगेगा नहीं कि आप यहाँ पर समरी पढ़ रहे हो, आपको यहाँ पर बुक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको दी जाएगी। वीडियो हो सकता है थोड़ा लेंदी हो, बट आपको यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। और वीडियो के अंत में आपको सोल्यूशन मिलेगा जो आपके बुक के क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा भी कुछ लॉन्ग आंसर्स आपको मिलेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर आपको करेक्टर्स स्केच दी गई है जो भी मेजर करेक्टर्स हैं। तो इस तरीके से आपको इस वीडियो में हर वो चीज़ मिलने वाली है जिसकी आपको खोज है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, स्किप करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। ये है महोदय हमारे रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। अगर एक चीज़ कॉमन आपको मैं बता दूं, जिसके बारे में ये लेसन है, जिस साइंटिस्ट के बारे में ये लेसन है, वो भी पेंसिल्वेनिया यूएसए के थे, और ये भी महोदय जो हैं जो राइटर हैं इस लेसन के वो भी पेंसिल्वेनिया के हैं। यानी कि दोनों लोग जो हैं वो आसपास के ही हैं। जो लिखा है इस लेसन को वो भी, और जिसके बारे में लिखा है वो भी, दोनों लोग। ये फ्रीलांस आथर है, यानी कि ये मैगजीन में लिखने वाले, आर्टिकल्स में लिखने वाले, बुक्स में लिखने वाले, हर जगह लिखने वाले ये ऑथर है। और इनकी जो टॉपिक है, जो मेन चीज़ आपको ये है वो ये कि इनकी जो टॉपिक है वो स्पोर्ट्स पर है और स्काउटिंग पर है। ये जो आपको लेसन आपको बताया जाएगा रिचर्ड एच ब्राइट महोदय के बारे में, जो एक साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, उनके बारे में जो बताया जाएगा ना, वो भी पहले एक स्काउट थे। स्काउट गाइड आपने नाम सुना होगा, वो भी स्काउट से ही थे, तो इसलिए ये महोदय उनको अच्छे से जानते हैं। और इसमें कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं आपके लेसन में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो इसका मतलब है कि अपने टॉपिक को ही उठा करके ये यहाँ रखे हुए हैं जो इनकी टॉपिक है, जिसके बारे में ये लिखते हैं। एक बड़ी चीज़ आपको बताने वाला हूँ, शायद आपको कोई ना बताए, वो ये कि जो ये लेसन आप पढ़ने वाले हो, ये द बॉय स्काउट्स एन अमेरिकन एडवेंचर जो 1985 में पब्लिश हुआ था, उसका एक अंश है, उसका एक भाग है। ठीक है, तो इसमें बॉय स्काउट्स यानी कि ऐसे बॉय जो स्काउट्स में थे, जो नाम कमाए, जिनका अमेरिका में बहुत नाम है, बहुत फेम है। वो हो सकता है लिविंग हो सकता है नॉन लिविंग हो, आई मीन हो सकता है अभी भी जीवित हो, और हो सकता है कि उनका डेथ हो चुका हो। जैसे कि आपका जो यहाँ साइंटिस्ट जिसके बारे में पढ़ने वाले हो, अभी भी वो जीवित हैं अमेरिका में, पेंसिल्वेनिया में। तो किसी के बारे में भी ये लिख सकते हैं, और लिखे हुए हैं, बस वो स्काउट से निकला हुआ लड़का हो। तो उसमें से एक स्काउट से निकला हुआ लड़का जिसके बारे में ये बताने वाले हैं। तो हम चलते हैं, बात करते हैं उस महान साइंटिस्ट के बारे में जो अभी भी जीवित हैं और जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। 1959 में इनका ये पैदा हुए थे, रिचर्ड जेरोम ब्राइट महोदय और जैकलीन कैथरीन महोदय के ये लड़के हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इनके फादर मदर हैं। फादर की डेथ जो है वो जल्दी हो गई थी जब ये तीसरी क्लास में थे। हमारे यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास होता है, वहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होता है, क्लास नहीं होता है। तो जब ये थर्ड ग्रेड में थे तब इनके पिता रिचर्ड जेरोम ब्राइट की डेथ हो गई थी। तो इनकी माँ ने इनको किस तरीके से पाला वो भी आपको इस स्टोरी में देखने को मिलेगा। ये एक बायोलॉजिस्ट थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। मॉलिक्यूलर, आप चूँकि हाई स्कूल में हो तो आपको साइंस भी पढ़ाई जाती होगी, बायोलॉजी भी पढ़ाई जाती होगी। तो आप अगर बायोलॉजी के बारे में कुछ जानते होंगे तो ये लेसन आपके लिए है, आप आसानी से इस लेसन को समझ जाओगे। ये महोदय जो है ये पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी से ही किए थे, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के बारे में, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आपको पता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विश्व में कुछ गिने चुने यूनिवर्सिटीज़ में आती है। तो चलते हैं स्टोरी को कंफर्म करते हैं। पहले राइटर्स के जो कैरेक्टर्स राइटर ने लिखा है उसके बारे में, जो कैरेक्टर्स है इस स्टोरी में उसके बारे में कंफर्म करते हैं। रिचर्ड एच ब्राइट जो कि साइंटिस्ट है, जिनके बारे में आपको पढ़नी है। इनकी माँ जिनका नाम है जैकलीन कैथरीन, आपके बुक में बिल्कुल नहीं लिखा है, जो मैंने रखा है यहाँ पे, इनकी माँ का नाम था जैकलीन कैथरीन। इनका एक बचपन का दोस्त है जेम्स आर वोंग। इनके एक साइंटिस्ट है जो कि बटरफ्लाइज यानी तितलियों के ऊपर शोध कर रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर उर्कवाट। और एक हैं इनके सोशल साइंस के टीचर जिनका नाम है रिचर्ड ए वेहरर।
तो ये मेजर 5 कैरेक्टर्स हैं और मैं आपको इन कैरेक्टर्स का लास्ट में जो है डिटेल दूंगा, तो आप कैरेक्टर्स के बारे में वहाँ पढ़ लोगे, बट ये है कि जो मेजर है उसका ही आपको वहाँ मिलेगा। ये टाइम ड्यूरेशन दे रहा हूँ मैं आपको ताकि आपको समझ में आए कि जो साइंटिस्ट जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं एब्राइट महोदय के बारे में, उनका कार्यकाल कब से शुरू होता है। जब वो किंडरगार्टन में थे, शिशु कक्षा में थे, तब उन्होंने क्या किया, फिर सेकंड क्लास में पहुंचे तब क्या किया, थर्ड क्लास में पहुंचे तब क्या कारनामा किया, फिफ्थ में पहुंचे क्या किया, सेवन्थ पहुंचे क्या किया। हाई स्कूल को 2 कैटेगराइज यहाँ किया गया, 2 भागों में बांटा गया है। पहला फर्स्ट ईयर जो 9th होता है, दूसरा सेकंड ईयर जो हाई स्कूल होता है 10th क्लास होता है। तो 2 साल में इन्होंने क्या क्या किया वो दिखाया है। और फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी जो भी होता है, या 22 साल से ज़्यादा की उम्र में इन्होंने क्या क्या किया वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। चूँकि स्टोरी की शुरुआत तो तब होती है जब ये 22 साल के होते हैं, फिर स्टोरी में बैक में चलता है, फिर आगे बढ़ता है। तो जो इमेज आपको मिलेगा ना, आप इमेज से जो है वो परेशान मत होइएगा। इमेज में कभी छोटे हो जाएंगे, कभी बड़े हो जाएंगे, ये क्योंकि ये ईयर वाइज डिपेंड करता है कि कभी ये 5th क्लास का दे दिया स्टोरी में, फिर उसके बाद सेकंड क्लास में उठा करके फेंक दिया कि सेकंड ग्रेड में थे तब इन्होंने क्या किया। तो इमेज जो है वो फिक्टिशियस है, बनावटी है। आप उसको ये मत समझिएगा कि वो रियल इमेज है। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे मूवीज या सीरियल शुरू होने से पहले कहता है कि इस पात्र के, इस कहानी के पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। तो यहाँ पे कहानी तो रियल है, बट पात्र जो है, इसके कैरेक्टर जो है वो जो मैंने दिखाया है इमेज के माध्यम से वो काल्पनिक है। उस पर आपको जो है ज़्यादा सोचना नहीं है, वो रियल नहीं है, 1-2 को छोड़ करके। चलते हैं, स्टोरी शुरू करते हैं। कुछ वर्ष पहले राइटर बताते हैं हमारे पीटरसन महोदय, कहते हैं कि कुछ साल पहले के एक स्काउट ने, जो कि आपको पता है कि वो स्काउट के बारे में लिख रहे हैं, तो स्काउट ने एक विचार, एक थीसिस के द्वारा इस वैज्ञानिक वर्ल्ड को आश्चर्य में डाल दिया। यह उसने तब किया जब उसकी आयु केवल 22 वर्ष की थी। और वो थी क्या, वो थी कोशिकाएं यानी सेल्स कैसे कार्य करती है उसके बारे में। और वो है महोदय हमारे, आपको यहाँ बताया गया, रिचर्ड एच एब्राइट और इनके कॉलेज के एक सहपाठी ने इसकी एक आर्टिकल भी इन्होंने पब्लिश की। और आर्टिकल का जो शीर्षक था वो ये था, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये थी इनके इस आर्टिकल का शीर्षक, टाइटल, जिसके द्वारा ये फेम पाए 22 वर्ष की उम्र में, और जो था सेल्स कैसे कार्य करती है इसके बारे में। ये जो था वर्क जो था वो तितलियों से आरंभ हुई, ये बटरफ्लाई से शुरू हुआ था इनका ये कारनामा। एब्राइट महोदय जो थे अपने माता पिता के, ये रियल इमेज है, एब्राइट महोदय अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। एब्राइट बताते हैं कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, मेरे पास दोस्त नहीं थे, और दोस्तों के न होने के कारण मैं फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकता था। मैंने अभी आपको बोला कि राइटर जो है वो स्पोर्ट्स के बारे में लिखते हैं, तो ये स्पोर्ट्स का भी नाम इन्होंने डाल दिया इसमें, अपने मन वाला। तो राइटर कहता है, यानी एब्राइट महोदय कहते हैं, ये महोदय कहते हैं जिनके बारे में लिखा गया है कि फुटबॉल या बेसबॉल मैं खेल सकता था, बट दोस्त नहीं थे इसलिए मैं नहीं खेल सकता था। इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, बस एक ऑप्शन बचा, और वो था वस्तुओं का संग्रह, वस्तुओं का कलेक्शन। और मैंने क्या किया, यानी एब्राइट महोदय ने किंडरगार्टन में, शुरुआत मैंने आपको बोला कि टाइम पीरियड जब ये किंडरगार्टन में थे, तब इन्होंने तितलियों को, बटरफ्लाइज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसने न केवल तितलियों को बल्कि इसने रॉक्स को भी इकट्ठा किया, चट्टाने, जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स, और सिक्के यानी कॉइन्स भी इसने इकट्ठा किए। यह एक एस्ट्रोनॉमी की तरह भी काम भी करता था, सितारों को देखने वाला, और उत्सव के खगोल शास्त्री भी ये बनना चाहता था। इसकी माँ जो थी वो इनको प्रोत्साहित करती गई, क्योंकि माँ का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी बच्चे को बनाने या बिगाड़ने में। प्रथम पाठशाला होती हैं वो, प्रथम शिक्षिका होती हैं वो। तो माँ ने इनकरेज किया कि हाँ बेटा जिस तरफ जा रहा है, जिस एरिया में जा रहा है वो अच्छा जा रहा है और अच्छे से काम करेगा। तो चूंकि माँ ही थी, फादर थे नहीं, इसलिए दोनों रोल निभाती थी। और ये खुद लर्निंग ट्रिप पर अपने बच्चे को लेके जाती थी ताकि वहाँ कुछ सीखे, लर्न करे। और अपने बच्चे के लिए वो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा और दूसरे इक्विपमेंट्स भी खरीद करके दिए ताकि बच्चे को कोई भी चीज़ की कमी ना हो। एब्राइट महोदय जब 15 वर्ष की आयु में, जब 15 वर्ष के हुए ये, तो एक वैज्ञानिक पत्रिका के लिए अपने आर्टिकल को इन्होंने बेचा। यानी कि एक पत्रिका, मैगजीन में इन्होंने एक लेख बेच दिया। यानी कि पहली बार लोग तो वैसे लेख अपना पब्लिश करवाने के लिए परेशान होते हैं कि पब्लिश हो जाए किसी तरीके से, लेकिन ये पब्लिश करवा करके पैसे भी पाए उससे। और ये रिलेटेड था बेसबॉल के खेल में, होम रन के लेने की तरह, कि यानी बेसबॉल में कैसे कैसे चीज़ें अलग अलग से हो सकती है, ये 15 साल का बच्चा जो है वो बता रहा है। आप देख सकते हो ये बेसबॉल रिसर्च जर्नल है, पत्रिका है, जिसमें ये महोदय बताते हैं कि किस तरीके से खेला जाए तो चीज़ें अच्छी होंगी, होम रन कैसे लिया जाएगा बेसबॉल में। तो ये बहुत सारी चीज़ें ये 15 वर्ष की आयु में बताते हैं। एब्राइट की माँ ने बताया
एब्राइट की माँ ने कहा कि जब तक ये बच्चा स्कूल नहीं जाता था तब तक मैं ही उसकी मित्र थी और मैं तब तक उसके लिए आसपास के बच्चों को लेकर के आती थी उससे बात कराने के लिए, क्योंकि वो जाता नहीं था किसी से बात करने के लिए। चूँकि पति की मृत्यु जो हो गई थी जल्द ही, तो उसके बाद सारा जीवन जो था वो अपने बच्चे को इन्होंने समर्पित कर दिया। इनकी माँ कहती हैं कि इसका नाम मैंने रिची, RICHIE, आपको बुक में मिलेगा रिची यही है, रिचर्ड नाम है ना इनका, रिचर्ड H एब्राइट, तो इनको रिची के नाम से भी ये संबोधित करती हैं और कहती हैं कि ये मेरा जीवन था, संपूर्ण जीवन यही लड़का मेरा है, क्योंकि पति नहीं था तो मैंने सब कुछ अपना इस पर दे दिया। रिची उस समय 3rd ग्रेड में था जब इसके पिता की डेथ हुई थी। एब्राइट की माँ रिची के लिए काम ढूंढती थी। जब उसके पास कोई काम नहीं होता था करने के लिए तो वो काम ढूंढती थी, और ये काम क्या होता था, सीखने के लिए होता था। वो सीखना चाहता था और उसकी माँ भी चाहती थी कि वो सीखे, इसलिए वो कोई ऐसा काम ला करके देती थी ताकि उससे कुछ वो लर्न करे। उसने स्कूल में उच्च स्थान प्राप्त किए, मतलब हमेशा 1st डिवीजन प्राप्त करता वो। जब वो दूसरी कक्षा में था, देखिएगा 3rd से 2nd क्लास में आ गए हम, जब वो दूसरी कक्षा में यानी दूसरे ग्रेड में था तो उसने तितलियों की 25 नस्लों का, 25 स्पेसीज का उसने संग्रह किया, कलेक्शन किया। 25 आप देख सकते हो इसमें कि 25 इसने नस्ल का संग्रह किया। और ये जो संग्रह किया था उसने, ये उसके शहर के यानी कि पेंसिल्वेनिया, रीडिंग इसके जगह का नाम था, लोकेलिटी का नाम था रीडिंग, और पेंसिल्वेनिया सिटी है। तो रीडिंग के आसपास पाई जाती थी वो सारे तितलियां, सारे स्पेसीज तितलियों के, तो ये इसने 25 इकट्ठे किए। तब एब्राइट की जो माँ थी उन्होंने अपने बच्चे को एक पुस्तक दी, और ये पुस्तक थी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। इसमें बताया गया था कि मोनार्क तितलियां, एक तितली होती है जिसका नाम होता है मोनार्क तितलियां जो हैं वो केंद्रीय अमेरिका में कैसे चली जाती हैं। जब इसको पढ़ते हैं ये महोदय तो एब्राइट के लिए विज्ञान की दुनिया का दरवाज़ा खुल जाता है। विज्ञान इनके लिए जो एक आश्चर्य लेकर के आता है, अभी उस आश्चर्य में खुद को डुबाना चाहते हैं, क्योंकि उस बुक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी थी जिसको ये जानना चाहते थे, और विज्ञान की दुनिया का दरवाज़ा इनके लिए खुल गया था। पुस्तक के अंत में, इस बुक के अंत में रीडर्स के लिए यानी कि पाठकों के लिए नहीं, हम आप लोगों के लिए लिखा था कि तितलियों के इमिग्रेशन के बारे में कुछ उसमें बताया गया था। कहा गया था, राइटर ने जिसने इस बुक को लिखा था, ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क को, उसने कहा था कि अगर आप तितलियों को खोजते हो तो आप उस पर एक लेबल लगा दो, यानी कि टैग लगा दो, और टैग लगा करके उसको छोड़ दो। कुछ ऐसा उसने लिखा था ताकि पता चले कि ये बर्ड जो है, मान लो कि आप इस बर्ड्स को पकड़े और टैग लगा दिए, कुछ चिन्ह निशान बना दिए, और चूंकि इसका माइग्रेशन होता है, यहाँ वहाँ उड़ते रहते हैं, कभी उत्तर कभी दक्षिण कभी केंद्र में, तो अगर ये यहाँ तक आ गया तो पता चलेगा कि ये कहाँ तक तितलियाँ उड़ करके जाती है, कितने दूर तक जाती हैं। वैसे तितलियों को पता नहीं चलेगा कौन सी तितली कहाँ गई, बट ये कि टैग के द्वारा पकड़ में आ जाएगा। कभी कभी आप लोग करते होंगे, नहीं करते होंगे तो हो सकता है कभी किसी से सुना हो आपने कि कुछ लोग पैसे पर कुछ लिख देते हैं। हो सकता है कभी 2, 4, 10 साल 15, 20 साल के बाद वो पैसा मुझे वापस मिल जाए, कुछ ऐसा सोच करके। भाई मैंने भी ट्राई किया था बट दोबारा कभी मिला नहीं अभी तक, तो ऐसा कभी हो सकता है। तो इसलिए राइटर ने लिखा था लास्ट में कि आप लोग भी टैग करके इसको छोड़ दीजिएगा। और वो थे कौन राइटर? वो थे टोरंटो यूनिवर्सिटी जो कनाडा में है, वहाँ के डॉक्टर फ्रेडरिक ए आर्कहार्ट, ये महोदय यही राइटर थे उस बुक के जो आपको भी बताया मैंने, ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स के। तो इन्होंने कहा था कि ऐसा करना है, उन्होंने कहा था। तो जो एब्राइट जो था उसने भी मोनार्क तितलियों को, मोनार्क ये है मोनार्क तितली, मोनार्क बर्ड को उसने लेबल द्वारा बांध दिया, उसने बांधना शुरू कर दिया, उसे टैग कर दिया उसने। तो जिसे टैग तितली मिले उसने उस पर लिख दिया था, जैसे यहाँ पर है कुछ लिखा हुआ, उसने उस पर लिख दिया था कि जिसे भी ये तितली मिले उसको डॉक्टर आर्कहार्ट के पास भेजने का काम करे वो, यानी कि जो बंदा भी इस तितली को पाए वो डॉक्टर आर्कहार्ट के पास भेज दे, ताकि वो बता सके, दिखा सके कि ये जो पक्षी है, सॉरी ये जो तितली है वो किस दिशा में कितनी दूर तक उड़ करके गई। ये भी एक रिसर्च है। अब महोदय क्या है, अब रीडिंग के चारों तरफ, यानी कि इनके घर के आसपास, रीडिंग जो इनका गांव है, घर है, इलाका है, उसके चारों तरफ तितली जो थी इकट्ठा करने का मौसम गर्मी के पिछले 6 सप्ताहों में होता है, यानी कि गर्मी के समय में ही तितलियां वहां आती हैं। एक एक तितली का पीछा करके पकड़ना किसी के लिए भी आसान काम न था। अब चूंकि ये चाहते थे कि मैं भी जिसने बुक लिखा है, राइटर ने लिखा कि टैग करके भेजना है, तो मैं भी कुछ भेजूं, मैं भी कुछ तितलियां पकड़ूं, तो एक एक तितली का पीछा करना बड़ा मुश्किल था। इसलिए क्या किया एब्राइट ने तितलियों के झुंड को पाला।
वो क्या करते थे, वो मादा तितली को पकड़ते थे, नर को नहीं मादा को, और उसके अंडे ले लेते थे। देखिएगा इस तरीके से बटरफ्लाइज बनती है, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और फिर बटरफ्लाई। तो यहाँ पे बताया गया कि एग्स ले लेते थे, मादा को पालते थे, उसका एग्स ले लेते थे और एग क्या करते थे, इस एग को वो अपने तहखाने में रखते थे और अंडे से वयस्क तितली तक पालते थे। आपको पता होगा कि इस तरीके से ये जो है किस तरीके से ये बढ़ता है, कैटरपिलर से फिर प्यूपा, फिर देन आफ्टर वो जो भी इंक्रीज होता है। आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी, आपको पता होगा, बस मैंने पढ़ा था बट मैं भूल गया। तो इस तरीके से जो था वो तहखाने में अपने जो है वो एक अंडे से वयस्क तितली तक जब तक होता है वो तब तक पालते थे। फिर क्या करते थे, फिर वो तितलियों के परों को लेबल द्वारा यानी कि टैग कर देते थे और टैग करके उसको छोड़ देते थे ताकि कोई भी पाए तो वो बताए और वो आर्कहार्ट महोदय के पास पहुँचाए। शीघ्र ही ये एब्राइट महोदय जो थे ना, वो तितलियों को टैग करने वाले इस कारनामे से बहुत ही परेशान हो गए, बोर हो गए। अब मज़ा आना बंद हो गया। क्यों? कारण था कि कोई भी फीडबैक नहीं मिला, आज तक कोई फीडबैक मिला ही नहीं, किसने बताया ही नहीं कि कोई तितली आपके द्वारा छोड़ी गई। इतनी सारी तितली आपने पाला, आज तक नहीं मिली। केवल 2 तितली पकड़ी गई थी और जो 2 तितली पकड़ी गई थी वो इनके घर से केवल 75 मील दूर पर ही मिली थी, यानी कि ज़्यादा दूर पर नहीं, लगभग 100 किलोमीटर दूर। आपको लगेगा 100 किलोमीटर बहुत दूर है, बट चूंकि 100 किलोमीटर पे रिसर्च नहीं होता है। रिसर्च होता है कि जब वो सेंटर से नॉर्थ जाएँ, साउथ जाएँ, यानी हज़ारों किलोमीटर की दूरी पार करे वो, तब जाके एक रिसर्च शुरू होता है। 100 हमारे लिए हो सकता है ज़्यादा, पर साइंटिस्ट के लिए नहीं। तो वो 100 किलोमीटर तक गई थी, तो 100 किलोमीटर तक वो 2 तितलियाँ पकड़ी गई थी, इसलिए इनको मज़ा नहीं आया। जब ये 7वीं कक्षा में आए, एबाइट महोदय 7वीं कक्षा में जब आए, तो इनको एक संकेत मिला कि वास्तविक विज्ञान क्या है। ये एक बार काउंटी के विज्ञान मेले यानी काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किए और वहाँ हार गए। इनका रिसर्च क्या था वहाँ पे? इनका रिसर्च था मेढक के टिश्यूज़ की स्लाइड, फ्रॉक्स के टिश्यूज़ की स्लाइड थी इनकी, जो इन्होंने दिखाई वहाँ पे। लेकिन तब इन्होंने अनुभव किया कि जो विनर्स थे ना, जो 1st, 2nd, 3rd विनर्स थे, उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी। रियल एक्सपेरिमेंट किए थे वो ऐसे बनावटी नहीं जो बुक्स में लिखा हो। इसलिए अब इन्होंने वास्तविक प्रयोग यानी रियल एक्सपेरिमेंट करने का निर्णय ले लिया और अब इन्होंने विषय चूज किया कि किस पर रिसर्च करूंगा। वो था इंसेक्ट्स पर, कीड़े मकोड़ों पर, जो वो पहले से ही करते थे। अब इन्होंने क्या किया, डॉक्टर आर्कहार्ट महोदय को सुझाव देने के लिए निवेदन किया और लेटर लिखा कि आप मुझे जो है सुझाव दीजिए, मैं कीड़े मकोड़े के बारे में क्या करूं। इनके पास बहुत सारे सुझाव आए फ्रेडरिक आर्कहार्ट महोदय के द्वारा। इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए राइटर को, एब्राइट को। अब ये महोदय जो थे इसी में उलझे रहे, यानी कि इतने सारे सुझाव आ गए कि हाई स्कूल के दौरान पूरा का पूरा हाई स्कूल जो था वो व्यस्त रहे। अब चूंकि ये कुछ रिसर्च कर रहे थे, इसलिए ये रिसर्च जो था, जो ये प्रोजेक्ट था, वे इन्हें काउंटी और अंतर्राष्ट्रीय फेयर में जाने के लिए अट्रैक्ट कर रहे थे कि भैया आप जो है ना रिसर्च करो, काउंटी फेयर में जाओ, इंटरनेशनल फेयर में जाओ और वहाँ इनाम भी आपको मिलेगा। तो इसके लिए बंदा जो था वो परिश्रम करने लगा। जब ये 8वीं क्लास में पहुंचे तो 8वीं ग्रेड की प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट ने एक वायरल बीमारी के कारण को ढूंढने की कोशिश की कि बीमारी जो है वायरल है, ये कैसे वायरल होती है, कैसे पहुंचती है किसी भी जानवर या किसी भी इंसेक्ट से किसी दूसरे इंसेक्ट तक। तो उसने सभी मोनाक कैटरपिलर को मार दिया जो उसने पाला था, जो अपने तहखाने में रखा था। अंडे से बनता है मोनाक, तो ये मोनाक जो कैटरपिलर है इसको मार दिया उसने सोचा कि बीमारी जो है ना वो एक बीटल द्वारा कैरी की जाती है, कि जब ये मोनाक कैटरपिलर मर जाते हैं तो बीटल्स आते हैं, झिंगू टाइप के, भृगु टाइप के कुछ छोटे छोटे जीव, आपको दिखाऊंगा अभी मैं, वो जो है आते होंगे और इसको नोच के खाते होंगे और वो जब जाते होंगे किसी और इंसेक्ट के पास तो उसको संक्रमित कर देते होंगे, उसको बीमार कर देते होंगे। तब इसने क्या किया, इसने बीटल्स की उपस्थिति में कैटरपिलर को पालने की कोशिश की। इसने सोचा कि क्यों ना कैटरपिलर को मैं पालूं, वो भी इन बीटल्स के सामने, तब देखूं मैं क्या होता है, शायद इससे कुछ परिणाम निकले, शायद इससे पता चले कि जो है बीटल्स और इसके बीच में क्या संपर्क है और कैसे बीमारी जो है वो ट्रांसमिटेड होती है, यहाँ से वहाँ जाती है। लेकिन यहाँ इन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर भी चूंकि ये रियल था, रियल एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने जो किया था ये अपने इस रिसर्च को साइंस फेयर में दिखाए, साइंस फेयर में, और वहाँ इन्होंने इनाम जीता। तो इस तरीके से ये फर्स्ट प्राइज पाते हैं महोदय, चूंकि हार गए थे वहाँ पे, बट ये था कि ये रियल था इसलिए।
अगले वर्ष के साइंस फेयर का प्रोजेक्ट था मत का निरीक्षण करना, राय का निरीक्षण करना। वो राय क्या थी, वो मत क्या थी, वो फैक्ट क्या थी? वो थी वायसराय, तितलियां और मोनार्क। अब इनका जो प्रोजेक्ट था अगले वर्ष के लिए, साइंस फेयर के लिए, वो ये था, मोनार्क जो बटरफ्लाई होती है और वायसराय जो होती है, क्योंकि ये दोनों एक तरह दिखती हैं। और जो वायसराय होती है ना, ये मोनार्क को कॉपी पेस्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि मोनार्क पक्षियों को स्वादिष्ट नहीं लगते। पक्षियां जो होती हैं वो मोनार्क को नहीं खाते। क्यों? क्योंकि स्वादिष्ट नहीं होते। तो ये जितना कॉपी कर सकती है उतना कॉपी करें, क्योंकि अगर ये वायसराय जो है मोनार्क को कॉपी कर लें तो पक्षियां पहचान नहीं पाएंगी कि वायसराय है या मोनार्क है, और तब वायसराय को पक्षियां नहीं खाएंगी। इसलिए ये जो है वो मोनार्क को बहुत ज़्यादा कॉपी करते थे। अब पक्षियां जो थी वो चुन चुन के तो खाती थी, क्योंकि पक्षियों का आहार होता था कि भैया वो खाएंगे। इसलिए ये जो थे वो कॉपी करना चाहते थे मोनार्क बटरफ्लाई को, कम से कम पक्षी का आहार तो ना बने। तब उसका प्रोजेक्ट ये था, एब्राइट का प्रोजेक्ट ये था, रिचर्ड का प्रोजेक्ट ये था कि ये देखना कि क्या पक्षी जो है मोनार्क तितलियों को खाएंगे या नहीं खाएंगे। भाई मोनार्क को नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? हो सकता है कि स्वाद गंदा हो, तो क्या ये खा सकते हैं किसी तरीके से या नहीं? उसने पाया कि कुछ पक्षियां तो खाते हैं, कुछ नहीं। उनमें से एक पक्षी है जो है स्टारलिंग, जिसे तेलियर बर्ड कहते हैं हिंदी में। तेलियर बर्ड मीन्स स्टारलिंग बर्ड, जो साधारण पक्षी के खाने को नहीं खाएगा। ये सारी मोनार्क तितलियों को ही खाते हैं, जो मोनार्क मिलते हैं उसी को खाते हैं। यानी ये मोनार्क को ही खाते हैं, ये बाकी किसी और बटरफ्लाइज को नहीं खाते। अब इन्होंने ये देखा कि ये पक्षी खाता है, बाकी सब नहीं खाते। अब इन्होंने ये प्रोजेक्ट को जूलॉजी डिपार्टमेंट में लेकर के गए और वहाँ पर ये फर्स्ट प्राइज पाए। यह काउंटी जब साइंस में गए तो वहाँ 3rd स्थान प्राप्त किए। अपने कॉलेज में ये जूलॉजी विभाग में फर्स्ट पाए, लेकिन जब काउंटी फेयर जब लगा साइंस का तो वहाँ 3rd रैंक इनको मिला। रियल था इसलिए। हाई स्कूल में अपने दूसरे वर्ष में यानी कि 10th में एब्राइट महोदय ने शोध कार्य आरंभ किया। इससे उसके द्वारा एक अपरिचित कीड़े के हार्मोन की खोज हुई। एक अपरिचित यानी कि जिस कीड़े को जानता नहीं था उसके हार्मोन किसने खोज करना शुरू कर दिया। वो कीड़ा बटरफ्लाई था, लेकिन कौन सा था वो नहीं पता था इनको। अप्रत्यक्ष रूप से यह उसे उसकी कोशिकाओं के जीवन पर नए राय रखने की तरफ लेके जा रहा था कि क्या कोशिकाओं का जीवन कैसे होता है, ये कोशिकाओं को पहचानती कैसे हैं। प्रश्न जिसे उसने उत्तर देने की कोशिश की वो इसके लिए बहुत आसान था। एक क्वेश्चन था इसके दिमाग में जिसका उत्तर इनके लिए बहुत आसान था। प्रश्न था मोनार्क प्यूपा, ये मोनार्क प्यूपा है, इसके ऊपर 12 छोटे छोटे सुनहरी निशानों का क्या उद्देश्य है। इस प्यूपा पे छोटे छोटे 12 जो होते हैं वो सुनहरे निशान होते हैं। आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है? तो बहुत सारे व्यक्तियों से पूछा, हर व्यक्ति ने कहा कि ये निशान सिर्फ सजावटी होते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। बट जब उसने डॉक्टर आर्कहार्ट से पूछा तो उन्होंने इसमें विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, ये सजावटी नहीं होते, कुछ और होता है इसमें। उत्तर जानने के लिए एब्राइट और एक दूसरे विद्यार्थी ने एक उपकरण बनाया, एक डिवाइस बनाई। उसने दिखाया कि जो निशान है ना वो एक हार्मोन बना रहा था। वो निशान से एक हार्मोन बनता है और ये तितली के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक था। तितली की पूर्ण विकास, अगर तितली का पूर्ण विकास करना हो, आप इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लीजिएगा, शायद ये उल्टा हो गया है। आप थोड़ा मोबाइल जो है वो पूरा का पूरा घुमा लीजिएगा, आपको लगेगा कि फिर आप इस तरीके से देखोगे कि ये इस तरीके से कैटरपिलर से ये बनता है, यहाँ आकर के और ये बनता है आपका प्यूपा। और प्यूपा से शुरू होता है कहानी किसी भी बटरफ्लाई के बनने की। तो ये जो आपका हार्मोन है ना, इसे तितली का पूर्ण विकास होता है और इसी के लिए वो हार्मोन, इसी के लिए वो 12 गोल्डन जो स्पॉट्स हैं वो आवश्यक हैं। एब्राइट की इस प्रोजेक्ट ने काउंटी मेले में प्रथम स्थान जीता। अब की बार काउंटी में प्रथम पाया था, अभी इसके पहले 3rd पाया था। और अब इसने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले में भी उसे एंट्री दिला दी, क्योंकि काउंटी में जो फर्स्ट पाता था उसे देखिएगा ISEF, आई मतलब इंटरनेशनल, S मतलब साइंस, इंजीनियरिंग, E फॉर इंजीनियरिंग एंड F फॉर फेयर। तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले में भी उसको एंट्री मिल गई। वहां उसने जीव विज्ञान में 3rd स्थान मिला उसको, जीव विज्ञान में 3rd स्थान मिला उसे। अब उसे वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम करने का मौका मिला। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं मैं तो ये है, आप अगर ध्यान से देखें आपको यहाँ मिलेगा इस तरीके से। ये है W फॉर, आप अगर चेक करेंगे तो वाल्टर, R फॉर रीड, A फॉर आर्मी, I फॉर इंस्टीट्यूट, ऑफ, R फॉर रिसर्च।
में इसको कार्य करने का मौका मिला, यानी कि अब बड़े स्तर पर ये बंदा काम करने लगा है। हाई स्कूल जूनियर के रूप में उसने मोनार्क प्यूपा के ऊपर बहुत सारे रिसर्च करना शुरू कर दिया। अब उच्च परीक्षण करेगा ये। जब उस वर्ष उसकी प्रोजेक्ट ने उसे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में, यानी कि अब वो इंटरनेशनल साइंस फेयर में जाने लगा और वहां वो फर्स्ट प्राइज पाया मोनार्क प्यूपा पर जो उसने रिसर्च किया था। अपने सीनियर वर्ष में यानी कि 10th क्लास में उसने मोनार्क की पर से, ये देखिए बंदा पा रहा है, इनाम पर इनाम पाता जा रहा है। मोनार्क की जो पर है, ये जो मोनार्क का यहाँ दिखाया गया है, जो ये पंख है, उस पर इसने कुछ काम करना शुरू कर दिया। उस पर से एक कल्चर में कोशिकाएं जो होती हैं उसको विकसित करना इसने शुरू किया। उसने दिखाया कि कोशिकाएं जो होती है ना वो बटेंगी और एक आम तितली के पर में विकसित हो जाएंगी। यानी कि अब ये दिखाना चाहता है कि जो ये 12 स्पॉट होते हैं ये मोनार्क को अलग करते हैं वायसराय से। अगर ये जो हार्मोन्स है ये कुछ तरीके से अगर हम बांट दें तो ये आम तितली के पंख जैसे विकसित होंगे, और ये तभी होगा यदि उन्हें सुनहरी स्थानों के, जो सुनहरा स्पॉट है, उसके हार्मोन से भोजन मिलना शुरू हो जाए। इस प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय मेले में प्राणी विज्ञान के लिए प्रथम स्थान मिला, यानी कि अब की बार इसको इंटरनेशनल फेयर में फर्स्ट प्राइज मिला। अब वो बंदा आगे और बढ़ता गया। उसने आर्मी प्रयोगशाला और अमेरिका विभाग की कृषि प्रयोगशाला में उसने कार्य करना शुरू कर दिया। अगले वर्ष की जो गर्मी थी हाई स्कूल के बाद की, एब्राइट जो था वो इसी कृषि विभाग की प्रयोगशाला में वापस चला गया। वहां पर उसने हार्मोन पर अपना काम करना शुरू कर दिया। अंत में वो हार्मोन की रासायनिक संरचना को पहचानने के लायक हो गया। 1.5 साल के बाद एब्राइट को रासायनिक संरचना के एक्सरे देखते हुए कोशिका जीवन के बारे में उसका राय जो था उसने विचार रखा। उसने ऐसा रासायनिक संरचना के एक्सरे देखते हुए किया था। फोटो द्वारा उसे जीव विज्ञान की पहेलियों में से एक पहेली के बारे में उत्तर मिल गया। और ये पहेली क्या था? ये था एक कोशिका अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को कैसे पढ़ सकती है। ये एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कोशिका अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को कैसे पढ़ सकती है, ठीक है, जो सेल्स होते हैं कैसे पढ़ सकती है। एक कोशिका के केंद्र में डीएनए एक ऐसी वस्तु होती है जो हेरिडिटी का यानी वंश का नियंत्रण करती है, और ये होती है जीवन की ब्लूप्रिंट। ये लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है जो वंश का नियंत्रण करती है, वो कोशिका। एब्राइट और उसके कॉलेज के एक सहपाठी थे जेम्स आर वोंग ने तस्वीरें बनाई और प्लास्टिक के मॉडल्स बनाए। उन्होंने इसे ऐसे दिखाने के लिए कि यह कैसे हो सकता है, उन्होंने उस मॉडल को बनाया ताकि लोगों को दिखा सके कि कैसे कोशिका अपने डीएनए को पहचान सकती है, पढ़ सकती है, कैसे रीड कर सकती है। उन्होंने बाद में इस राय को, इस रिसर्च को व्याख्या करते हुए एक शोध पत्र भी जारी किया, एक थीसिस भी जारी किया। रिचर्ड एब्राइट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उच्चतम ऑनर्स के साथ उपाधि प्राप्त की। वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में स्नातक शोध विद्यार्थी भी बन गया। वहाँ पर उसने अपने इस मत का, इस राय का परीक्षण करना शुरू कर दिया। वो सोचा कि यदि यह मत सही ठहरता है तो यह जीवन की अवस्थाओं को समझने की तरफ एक बड़ा कदम होगा, यह नए विचारों की तरफ ले जाएगा, ये अलग प्रकार के कैंसर और दूसरी बीमारियों को रोकने के लिए कारगर होगा। एब्राइट के रिसर्च के अलावा दूसरे भी चीज़ों में रुचि थी। वो एक चैंपियन वाद विवाद करता था, यानी वो एक अच्छा वक्ता था। वो एक अच्छा डोंगा नाविक चलाने वाला था, और कुछ और खेलों का वो ऑलराउंडर आउटसोर्स व्यक्ति था। वह प्रकृति और वैज्ञानिक प्रदर्शित वस्तुओं का विशेषज्ञ फोटोग्राफर था, यानी कि वो नेचर का अच्छा फोटोग्राफी करता था। एब्राइट को प्रशंसा करने के लिए एक व्यक्ति भी मिल गया था। अब उसकी प्रशंसा भी कोई व्यक्ति करता था, और वो थे सामाजिक विज्ञान के अध्यापक रिचर्ड ए व्हीलर, ये महोदय। एब्राइट ने उनके बारे में कहा, पहले ये कहेंगे, यानी कि पहले एब्राइट बताएगा अपने टीचर के बारे में, फिर टीचर बताएगा अपने स्टूडेंट के बारे में। तो एब्राइट महोदय जो है उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने मेरे मन को नए विचारों की तरफ मोड़ दिया। अगर वो ना होते तो नए नए विचार नहीं आते। और रिचर्ड ए व्हीलर ने भी एब्राइट की रुचियों के बारे में बहुत अच्छा बोला। उन्होंने कहा कि एब्राइट की विजय हुई क्यों? क्योंकि वह उत्तम कार्य करना चाहता था। ये चीज़ें एक वैज्ञानिक के बनने में आवश्यक हैं। उत्तम दिमाग से कार्य प्रारंभ करो, उत्सुकता डालो और सही कारणों के लिए जीतने की इच्छा शक्ति मिलाओ। और सब एब्राइट में ये गुण थे, इसलिए वो एक अच्छा वैज्ञानिक बन सका। इस तरीके से स्टोरी खत्म होती है। चलते हैं क्वेश्चंस में। आप देखिएगा ध्यान से, आपके बुक में जो ये पेज है 32, रुक जाओ भाई, कहाँ जा रहे हो, 32 और 34। 32 में जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो यहाँ पे, उसका आंसर है ये फर्स्ट क्वेश्चन। ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ
ये 5 क्वेश्चन हैं आपके 32 और 34 पेज में। फाइंड आउट करके क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा है रीड एंड फाइंड आउट करके लिखा होगा, आप चेक कर लीजिएगा। और ये वो है जो लास्ट में 38 पेज मिलेगा, थिंक अबाउट इट। ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर, सेकंड क्वेश्चन इसका आंसर, ये है टॉक अबाउट इट, पेज नंबर 38। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको आसानी होगी लिखने में। ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, और ये सेकंड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से ये खत्म होती है। अब चलते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड आंसर्स की दुनिया में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हाई स्कूल के लिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये इसका आंसर है, थोड़ा छोटा है बट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपको दिखेगा जूम करके। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का आंसर, ये फोर्थ क्वेश्चन जो सेकंड जो 2 टाइप्स में क्वेश्चंस आते हैं, 2 तरीके का आता है, वो और करके लिख दिया मैंने। इसका आंसर भी यहाँ पे है। फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पे है। और ये है मेन कैरेक्टर जो मैंने रखा है, कैरेक्टर स्केच रिचर्ड एच एब्राइट का, रिचर्ड एच एब्राइट्स की माँ का, जिसका नाम को बताया मैंने, जैकलिन कैथरीन, और डॉक्टर आर्कहार्ट का। और ये फोर्थ रिचर्ड ए वेहरर। ये महोदय 4 कैरेक्टर्स मैंने रखा है। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, स्टोरी समझ में आई होगी, सारे सॉल्यूशंस आपके पास हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर आपके पास है। तो लाइक तो बनता है, लाइक करके जाइएगा। सब्सक्राइब आपने नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज कहते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज शेयरिंग। तो केयर करते हो आप, हर चीज़ों का शेयर करते हो, तो ये ज्ञान की चीज़ है, इसको भी जरूर शेयर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कोई सुझाव होगा तो, कुछ परिवर्तन करना होगा, कोई चेंजिंग लानी होगी, कुछ और जो मेरे लिए अच्छा हो, जो आपको बुरा लगा हो, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, फ्री होकर के, विदाउट बीइंग हेजिटेट। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।